सभी मित्रों, मेरा सादर नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। आज हम शब्दों में आगे बढ़ रहे हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन, जिसमें हमने पढ़ा था प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी यानी जिसमें काल, लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर शब्दों में परिवर्तन होता है, वे विकारी होते हैं, बदलाव होता है। और काल, लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर जिनमें परिवर्तन नहीं होता वे होते हैं अविकारी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विकारी में संज्ञा की। देखिए मित्रों, कभी कभी क्या लगता है, लोगों के मन में आता है, तैयारी करने वाले के मन में आता है कि संज्ञा बहुत ही सरल है। संज्ञा क्या, तीसरी क्लास से हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति का नाम आ रहा तो व्यक्तिवाचक, कोई जाति पूछी तो जातिवाचक, और भाव आया तो भाववाचक। मित्रों, आजकल परीक्षा में प्रश्न ऐसे नहीं आते हैं, बहुत ही हाई लेवल के प्रश्न आते हैं, उसमें से हमें निकालना है। तो जो सरल समझने वाले मित्र इस वीडियो को जरूर देखें, और जो सोचते हैं कि संज्ञा कठिन है वे भी इस वीडियो को जरूर देखें। आइए हम आज करते हैं संज्ञा प्रकरण, विकारी शब्द का पहला प्रकार संज्ञा। मित्रों, नाम क्या है? संज्ञा। अब हम इसको तोड़ते हैं, इसके टुकड़े करते हैं और फिर इसका अर्थ निकालते हैं। देखिए, संज्ञा किससे बना है? सम, दन, ज्ञा। सम क्या है? उपसर्ग है। ज्ञा क्या है? धातु है। अब सम का मतलब क्या हुआ मित्रों? अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। और इस ज्ञा का मतलब क्या हुआ? जानना। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि संज्ञा का तात्पर्य क्या है? सम, दन, ज्ञा। ज्ञा बोलेंगे, इसको ज्ञा बोलेंगे, अच्छी तरह से जानना। यानी किसको? किसी नाम को अच्छी तरह से जानना। किसको जानना? किसी नाम को अच्छी तरह से जानना। दोनों को मिला दिया, सम, ज्ञा, अच्छी तरह से जानना। समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूं संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो मित्रों याद रखना, संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, परंतु अंग्रेजी में इनके 5 प्रकार बताए गए हैं, और 2 जो अन्य प्रकार आएंगे वे जातिवाचक संज्ञा के अंदर जाते हैं। तो देखिए संज्ञा कौन कौन सी है प्रमुख रूप से। संज्ञा के प्रमुख प्रकार। कितने हो गए मित्रों? 3। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। ये प्रमुख रूप से 3 प्रकार की संज्ञा मानी जाती है। अब मित्रों अंग्रेजी के अनुसार लिख लीजिए आप इसको। अंग्रेजी में प्रमुख रूप से 5 संज्ञा मानी गई। कितनी मानी गई अंग्रेजी में? 5। अब हिंदी में तो प्रमुख रूप से 3 मानी गई है, परंतु इन 3 में से जो वो 2 एक्स्ट्रा मानी गई है उनके नाम है समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा हो गया द्रव्यवाचक या द्रववाचक संज्ञा। मित्रों 5 कौन सी? 3 तो ये हो गई और 2 ये हो गई। 3 बराबर 3 प्लस 2 बराबर 5। अब याद रखना मित्रों, 2 जो अन्य संज्ञाएं बताई गई है अंग्रेजी में, उन्हें हिंदी के अंतर्गत दोनों संज्ञाओं को किस में माना गया है? जातिवाचक संज्ञा का भेद माना गया। कौन सी संज्ञा का भेद? जातिवाचक संज्ञा के भेद।
अब मित्रों, आपके सामने ये चीज क्लियर हो गई है कि सम धन ज्ञात अच्छी तरह से जानना, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। अब मुख्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। परंतु अंग्रेजी में इसे 5 माना गया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। उन्हीं 2 जो द्रव्य और समूह को हिंदी के अंदर जातिवाचक संज्ञा का भेद बताया गया। तो मित्रों, हम इनकी कड़ी के अनुसार, कड़ी से कड़ी मिलाकर हम इसका वर्णन करते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात कर रहे हैं संज्ञा होती क्या है, संज्ञा को कैसे पहचानना। अब आपके जहन में ये चीज आएगी कि किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, किसी फल का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, या फिर कोई भी दूसरा हो, जिसका नाम आए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जिसकी जाति आए जातिवाचक। तो मित्रों, हम यही मात खा जाते हैं, नाम में भी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि नाम क्या है। इसलिए हम बात करते हैं, मैं आपके सामने 4-5 शब्द दे रहा हूं, इसमें वीडियो देखते समय आप भी इसे समझिए, पहचानिए कि इसमें कौन कौन सी संज्ञा है। फिर हम जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक के उदाहरण को समझते हैं। देखिए, मैं आपके सामने शब्द दे रहा हूं, फूल, कमल, पशु, गाय, गांधी और दया। अब मैं आपके सामने मित्रों ऑप्शन दे रहा हूं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। मित्रों ध्यान करना, मैंने आपके सामने ये शब्द रखे, फूल, कमल, पशु, गाय, गांधी, दया। अब आप इन शब्दों में पहचाने कि किन किन शब्दों में कौन कौन सी संज्ञा है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि निम्न शब्द में ये संज्ञा है, ये संज्ञा, ये संज्ञा। तो मैं आपके सामने बताता हूं कि भाव जो होते हैं ना, जैसे दया, हर्ष, शोक, ममता, ममत्व, ईर्ष्या, घृणा, ये सारे मनुष्य के क्या होते हैं? भाव होते हैं। और वही भाव क्या करेंगे? भाववाचक संज्ञा मानते हैं। तो हमने इसको दिमाग में क्या सेट कर लिया कि ये जो दया शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। अब कुछ लड़कों ने इस कमल को भी क्या समझ लिया होगा कि कमल किसी लड़के का नाम है, इसलिए इसको भी क्या मान लिया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मित्रों, इस दया को छोड़ के किसी भी शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ये दया में भी कौन सी संज्ञा आ रही है? भाववाचक। देखिए कैसे, गांधी क्या है? गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, महात्मा गांधी, ये जाति गांधी। गांधी क्या हो गई? जातिवाचक। गाय भी क्या है? जाति है। पशु भी क्या है? पशु अनेक प्रकार के पशु होते हैं, गाय, घोड़े, बैल, ऊंट, बकरी आदि। तो ये भी क्या हो गई? जाति। कमल क्या है? मित्रों, यह कमल किसी का नाम नहीं है, कमल बहुत सारे होते हैं, इसलिए कमल यहां पर क्या है? एक फूल है। और अब आप कहोगे सर कि या तो कमल क्या है कि विशेष फूल का नाम है, एक विशेष पुष्प का नाम, या फिर एक व्यक्ति का नाम। ये हमने सोच लिया और इसके आधार पर हमने परीक्षा में इसका उत्तर क्या कर दिया? कमल क्या है? व्यक्तिवाचक। पर ऐसा नहीं होता है, उसका उदाहरण मैं दूंगा। ये नहीं, ये हमने सोचा है, ये सोचना बिल्कुल गलत है, इसलिए कमल भी क्या हो गई? जातिवाचक है। कैसे? उसका मैं बता रहा हूं। और फूल भी क्या हो गए? फूल अनेक प्रकार के फूल होते हैं, तो फूल तो एक नाम है जाति का।
अब मित्रों मैं कमल की बात करूं, आपके दिमाग में आया होगा कि एक विशेष पुष्प है जिसका नाम है कमल। आपने सोचा कि एक व्यक्ति का नाम है कमल, नहीं। आप याद रखना कमल एक पौधा है। दूसरी बात फूल भी है, पर याद रखना मित्रों संसार में जो एक वस्तु है, जो संसार में सिर्फ एक होती है, वह होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अनेक फूल, कमल के फूल कई तरह के होते हैं। तो कमल क्या हो गया, कमल खुद एक जाति है, पुष्प का नाम, इसलिए हमारा ये उत्तर, ये जो माना हमने ये गलत हुआ। एक व्यक्ति का नाम नहीं, तो दया भी तो नाम हो सकता, दया जेठालाल की हो सकती है, इसलिए मानना तो कुछ भी मान सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक सोनार होता है। सोनार का कार्य क्या होता है, हीरे, पन्ने, जवाहरात, नीलम आदि से सोना आभूषण बनाना। अब वो नीलम का भी व्यापार करता है, हीरे का भी व्यापार करता है, और उसने आगे जाके क्या रख दिया, अपने बच्ची का नाम रख दिया नीलम, और बच्चे का नाम क्या रख दिया, हीरा। अब मित्रों मैं ये दो शब्द दे रहा हूं, तो सुनार का वास्ता समझिए इस प्रश्न, इन शब्दों को। सुनार ने अपने बच्चे का नाम क्या रख दिया, बेटी का नाम नीलम, और बेटे का नाम क्या रख दिया, हीरा। तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि मतलब ये तो सर नाम है, कोई शब्द आ गया, जैसे मैंने ये शब्द यहाँ दे दिए और आप इसको अर्थ निकाल रहे हो, तो ये कोई नाम नहीं है। ये नाम कुछ भी हो सकता है, घर वाले अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं। अपन को किताबी तौर पे ज्ञान पे पढ़ना, व्याकरणिक ज्ञान पे हमें ये संज्ञा समझनी है। इसलिए नीलम क्या है, नीलम एक पन्ना है, हीरा भी क्या है, एक रत्न है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, जातिवाचक। मित्रों क्या हो गए, जातिवाचक। अब मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं। हम कभी शादी ब्याह में जाते हैं और सबसे आगे एक सहरा बांध के एक खड़ा रहता, घोड़ी पे बैठता है, तो वो क्या हो गया, दुल्हा हो गया। तो आप ये थोड़ी कहोगे सब दुल्हा एक विशेष है सब में, तो दुल्हा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। मित्रों दुल्हा व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि दुल्हे तो बहुत सारे बन जाते हैं। दुल्हा क्या है, पर्टिकुलर एक जाति है। नंबर 2, दुल्हे के पीछे भीड़ लगती है, वो लोग चलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बाराती। याद रखना मित्रों, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं। बारात मूल शब्द क्या होता है, बारात। अपन कभी पढ़ते हैं ना बारात, ये बारात गलत है। ये जो शब्द है वो शुद्ध है, और ये शब्द क्या है, अशुद्ध है। तो बारात क्या हो गया, शुद्ध। अब बाराती आए, वो बाराती भी क्या है, जातिवाचक है। और एक अपने वस्त्र में परिवेश में पहने हुए और पीछे चोटी लटकी हुई और तिलक लगाया हुआ और वो मंडप में बैठते हैं, वो क्या हो गया, पंडित। वो पंडित भी क्या है, जातिवाचक है। तो हमें उसको पहचानना पड़ेगा कि जातिवाचक क्या है। तो समझ लिया होगा आपने, फूल, कमल, पशु, गाय, गांधी, दया। तो मित्रों जो संसार में एक वस्तु है वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, और जिनकी जाति वो जातिवाचक है। तो इसलिए शब्दों को समझना जरूरी है। संज्ञा को हम सरल समझते हैं पर हार्ड है। यदि हम हार्ड समझेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे तो हार्ड भी नहीं रहेगी, वो भी सरल हो जाएगी। तो मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं जातिवाचक। देखिए मित्रों, कंफ्यूज, असमंजस में पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मैं आपके सामने बहुत अच्छा दे रहा हूं कि जातिवाचक से हमें व्यक्तिवाचक बनाना। हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं। मैंने यहां क्या लिखा, व्यक्तिवाचक, और यहां मैं क्या लिख रहा हूं, जातिवाचक। अब मित्रों ये बिंदु क्या रहेगा हमारा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनाना। अब कैसे बनाते हैं, शब्दों को समझिए, ज्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान हमें लेने की जरूरत नहीं है, बस हमें समझना है कि ये बनती कैसे है। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनाना कैसे, मैं आपको जातिवाचक से उदाहरण देके फिर व्यक्तिवाचक बना रहा हूं। जैसे मैंने लिखा मनुष्य, मनुष्य जाति है क्योंकि बहुत सारे मनुष्य है। अब मनुष्य के अंदर मनुष्य से क्या बना, कवि बना। कवि भी क्या है,
जाति है। अब मित्रों कवि से क्या बन गया, वो कवि कौन है, तुलसीदास। अब ये तुलसीदास क्या है, पीछे दास लग गया, यानी ये तुलसीदास क्या है, ये व्यक्ति का नाम है, यानी कवि है, ये कवि का क्या है, नाम है। तो मित्रों ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, और ये कवि और ये मनुष्य क्या हो गया, क्या हो गया, जातिवाचक। उसी प्रकार से मैं आपको और दे रहा हूं उदाहरण, जैसे ये कागज है, और इस कागज से क्या बना, किसका निर्माण हुआ, पुस्तक, ग्रंथ, कुछ भी मान लो, और वो क्या होगा, हमें व्यक्तिवाचक बनाना, तो हम क्या लिखेंगे, रामचरित मानस। अब रामचरित मानस क्या है, संसार में एक ही तो रामचरित मानस है, और वो एक क्या है, किसी ग्रंथ का क्या है, नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। मित्रों समझ गया। अब मैं और उदाहरण दे देता हूं सामने, जैसे शहर, फिर शहर से क्या बनाया, राज्य, और राज्य से क्या बना मित्रों, देश। ये देश, ये राज्य और ये शहर, ये सारे क्या है, ये जो शब्द आ रहा है देश, राज्य, ये शब्दों की बात कर रहा हूं मैं, नाम की बात नहीं कर रहा हूं, इससे निकलने वाला, ये सारे क्या है, जातिवाचक है, और हमें इसमें जाति से क्या बनाना, व्यक्तिवाचक। तो मित्रों आप शहर का कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूं जोधपुर, ये क्या बन गया, शहर। फिर मैं राज्य का ले लेता हूं राजस्थान। मित्रों फिर मैं देश का नाम ले लेता हूं भारत। तो भारत पूरी दुनिया में एक ही देश है, राजस्थान भी एक ही है और जोधपुर भी एक ही है, इसलिए ये क्या हो गया, तीनों शब्द क्या बन गए, क्या बन गए, व्यक्तिवाचक बन गए। अब मित्रों वस्तुओं के नाम बता रहा हूं, वस्तुओं के नाम। वस्तुएं, प्रकृति में जो भी वस्तुएं बनी हुई है, कृत्रिम हो चाहे प्राकृतिक, वो सारी वस्तुएं किसमें आएगी, जाति में। अब जैसे वस्तुएं, जैसे कोई एडिडास की वस्तु है, या कोई नाइकी की है, या रिबॉक की है, या लकाने की है, या फिर और भी कोई किसी और, जैसे टूथपेस्ट की है, तो टूथपेस्ट, दंत मंजन। अब दंत मंजन आते ही वो जातिवाचक शब्द हो गया। और दंत मंजन कैसे, पेप्सोडेंट हो गया, और भी अन्य नाम आ रहे हैं, जैसे पतंजलि हो गया। तो ये जो नाम है ना, ये जो ब्रांड, ये सारी वस्तुओं के ब्रांड, ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। मित्रों याद रखना, इसमें बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, परीक्षा में हमें कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज हुए तो सीधा सवाल छूटेगा, या फिर आप करोगे तो फिर वो गलत होगा। इसलिए हमें गलत नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमें क्या सोचना है। देख ले, कवि, मनुष्य, पुस्तक, ग्रंथ, कागज, देश, राज्य। अब मैं नाम दे देता हूं, जैसे पशु। मैं आपके सामने क्या रखा हूं, पशु। अब पशु से क्या निकला, घोड़ा। अभी घोड़ा भी, ये दोनों शब्द क्या है, जातिवाचक है। क्या है ये, जातिवाचक शब्द है। अब मित्रों मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं, घोड़े का नाम क्या लिख रहा हूं, चेतक। अब बताओ ये चेतक क्या है, चेतक क्या है, व्यक्तिवाचक है। चेतक क्या है, चेतक क्या है, व्यक्तिवाचक है। और व्यक्तिवाचक क्यों, क्योंकि चेतक पूरी दुनिया में एक ही है, एक ही था और आज भी एक ही है, क्योंकि वो अमर है, इसलिए वो मरा तो नहीं है। अब वो महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था। मैं यहां लिख देता हूं पशु में हाथी। मैं यहां क्या लिख देता हूं, हाथी। अब मैं हाथी का नाम लिख देता हूं राम प्रसाद, यानी किसका हाथी था, महाराणा प्रताप का हाथी, यानी वो एक ही था। यानी ये चेतक और एक घोड़े का नाम हो गया, इसलिए ये दोनों शब्द क्या हो गए मित्रों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब आपके दिमाग में ये भ्रम दूर हुआ होगा कि जातिवाचक शब्द कौन से हैं और उससे व्यक्तिवाचक कैसे बनता। मैंने आपके सामने पूरी सारणी बना दी है और इसके माध्यम से समझा दिया मैंने कि इससे यह निर्माण होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे चलते हैं और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं और कैसे समझ रहे हैं। एक मैं उदाहरण और देता हूं, आपको समझा रहा हूं कि वास्तव में जाति क्या होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। एक मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये मैंने कुछ बना दिया, ये चीज बनाई और मैंने यहां पर लिख दिया
ग्रह। अब ग्रह वही सैटेलाइट, उपग्रह, जो कुछ भी बोल सकते हो उनको, जो प्रकृति से निर्मित होते हैं। तो ये ग्रह क्या है? जातिवाचक है। अब मित्रों, इस ग्रह से और शब्द निकल रहा है, वो शब्द हमें पहचान है। क्या निकल रहे हैं वो शब्द? मैं इस ग्रह से ले रहा हूं कि सूर्य एक ग्रह है, चंद्रमा क्या है? एक ग्रह है। अब हम मानते हैं कि तारा, अब तारा 1 2 3 4, ये एक तारे से मिलकर बहुत सारे तारे बन गए, स्टार बन गए। तो ये एक तारा तो नहीं है, ये तो बहुत सारे तारे हो गए। तो तारा क्या होगी? तारा क्या होगी? खुद जाति। अब मित्रों, मैं तारे से एक और बात निकाल रहा हूं, देखिए आप इस चीज को। मैं लिख रहा हूं ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा कितने हैं इस संसार में? एक ही। तो वो किस दिशा में जाएगा? संज्ञा के किस भाव में जाएगा? व्यक्तिवाचक। ये चीज आपके सामने ये पड़ी है, ये समझ गए होंगे। मैं लिखता हूं ग्रह का नाम बृहस्पति, वो एक है। अरुण, वरुण, यम, ये सारे क्या एक है? तो वो नाम है, इसका मतलब वो व्यक्तिवाचक है। अब मैं ग्रह लिख रहा हूं तो ये क्या हो गया मित्रों? जातिवाचक है। अब ये तारा भी क्या हो गया? जातिवाचक है। अब तारे से निकल के ध्रुव तारा हो गया, ये चंद्रमा हो गए, ये सूर्य हो गए, ये भी क्या हो गए? व्यक्तिवाचक में चले जाए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा पूरी दुनिया में कितने हैं? एक है। यहां तक कोई डाउट है? नहीं डाउट है, बिल्कुल समझ में आ गया आपको कि ये ग्रह है और ये नाम है। अब ये चीज समझ में आ गई। तो इस प्रकार के शब्दों को अभ्यास करिए, प्रयास करिए, कहीं भी डाउट होने की जरूरत नहीं। अब आप इतना गहरे से हमने पढ़ा है तो ऐसा लग रहा कि संख्या तो बहुत भारी लग रही, बहुत गहरे की बात है। गहरे की बात है, हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ाते हैं व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। सब समझ में आ रहा होगा मित्रों? मित्रों, मैं बढ़ा रहा हूं अभी, यहां लिख रहा हूं व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बनाना। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बनाना किसका? यानी इससे निकालकर इसका निर्माण करना। अब देखिए कैसे करते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे कुंभकर्ण, कंस, विभीषण, भीष्म, श्रवण, ये नाम मित्र हमारे सामने। ये क्या है? ये नाम है। अब ये तो क्या हो गया? ये सारे जो क्या है? व्यक्तिवाचक है। ये सारे क्या है? व्यक्तिवाचक है। और हमें क्या बनाना? वापस जातिवाचक बनाना है इनका। कैसे बनाएंगे? वीडियो को अंत तक देखते रहना, सब समझ में आ जाएगा। अब ये जो चीजें हैं वो पूरी क्या है? व्यक्तिवाचक है। और हमें क्या बनानी है? जातिवाचक। मित्रों देखिए, मैं इसका वाक्य में प्रयोग करता हूं और वाक्य ऐसा ही आएगा। कुंभकर्ण तो सभी जानते हैं कि वो नींद लेने वाला था, 6 महीने उठता नहीं था। कंस बड़ा पापी था, श्री कृष्ण के मामा थे। विभीषण घर का गिरी लंका डाई। भीष्म बड़े महान, जो शादी भी नहीं की थी अपने राजपाट के लिए। और श्रवण जो अपने माता पिता का बड़ा भक्त था। तो इनके बारे में ये नाम है और हम इनका प्रयोग करेंगे वाक्य के अंदर, फिर उनकी जाति बढ़ाएंगे। यानी मां बोलती है, अरे बेटा, अरे बेटा, अब अभी तक
कुंभकर्ण की तरह पड़ा है। यानी जो कुंभकर्ण शब्द है वो पर्टिकुलर उसकी संज्ञा दे दी, उसमें उसका आरोप लगा दिया बच्चे को, अरे बेटा अभी तक कुंभकर्ण की तरह पड़ा है। यानी उस बच्चे को जब वो कुंभकर्ण सोता था ज्यादा, तो बच्चा भी सो के 8-9 बजे उठता, माँ आती है और कहती है अरे बेटा तू कुंभकर्ण की तरह क्या पढ़ा। तो कुंभकर्ण क्या है, या जो पढ़ेगा वो शब्द क्या है, वो जाति है मित्रों, ध्यान रखना। जब वाक्य में प्रयोग होता है और उस वाक्य उस शब्द की जब जाति कुछ संज्ञा पूछेंगे तो हमें क्या बतानी, जाति। उसी प्रकार के मैं बता रहा हूं कि किसी भी घर में कंस पैदा न हो, कंस पैदा न हो। अब मित्रों याद रखना, कंस पैदा ना हो, कंस का मतलब क्या, कंस के गुणों वाला। कंस कौन था, श्री कृष्ण के मामा थे जो सबको भी माता पिता को जेल में डाल दिया और श्री कृष्ण को भी मारने का प्रयास किया। तो क्या कहा, किसी भी घर में कंस पैदा ना हो। अब ये कंस क्या, ये भी जाति है। ये कंस का मतलब कंस के लक्षणों वाला, कंस के खराब लक्षणों वाला। तो ये कंस क्या हो गया, जातिवाद। अब विभीषण यानी मुझे तो मेरे घर के विभीषणों ने हराया। यानी अभी सरपंच के चुनाव हुए थे और कोई सरपंच हारता तो वो सबके सामने जब बात होती है क्या बोलता है कि अरे मैं कोई हारने वाला थोड़ी था, मुझे तो घर के विभीषणों ने हराया। विभीषण क्या है, विभीषणों तो एक तो कोई विभीषण वो खुद तो आया नहीं है। यानी विभीषण क्या है, यानी घर का वेदी लंका ढाई, यानी घर के लोगों ने मुझे हराया। तो अब घर के भाइयों को उन्होंने क्या बता दिया, अपने परिवार के लोगों को विभीषण। यानी विभीषण भी क्या होगी, एक जाति होगी। मित्रों समझ गए। अरे भीष्म एक मान प्रतिज्ञा की थी अपने राजपाट के लिए, जब अपने पिताजी दूसरी मान लेके आ रहे थे, बोला कि उनका जो होने वाला जो बेटा होगा वही शासन करेगा। इसलिए अपने पिता के लिए अपने सब कुछ त्याग दे दिया और बोला कि पिताजी आपकी जब शादी होगी वही बच्चा होगा जो अगला राजा बनेगा, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा, तो मेरे पुत्र होगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी, क्या था ना, भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म पितामह। तो भीष्म है, अरे उस पर संदेह मत करो, वह पूरा भीष्म है। भीष्म का मतलब क्या हुआ, वह तो पूरा भीष्म, यानी भीष्म के गुणों का है। अब वो भीष्म खुद तो नहीं है पर भीष्म गुण है, तो वो भी क्या होगी, एक तरह की जाति होगी। मित्रों क्या होगी, जाति। अब मैं श्रवण कुमार, आपने सबने सुना कि श्रवण कुमार माता पिता की रक्षा करता था, माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा पे निकला था। तो आजकल कहां श्रवण है, तो श्रवण की गए रामेश्वर तो अपने माता पिता के लिए श्रवण है। श्रवण का मतलब क्या हुआ, श्रवण तो वो तो श्रवण नहीं है, पर श्रवण जैसा है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, और श्रवण के जैसा गुणों वाला है जो माता पिता को सब कुछ देता है, जो एक पुत्र का फर्ज बनता है। तो मित्रों यहां पर देख लिया आपने कि किस प्रकार से व्यक्तिवाचक से हमने जातिवाचक संज्ञा बनाई। अब मित्रों मैं आपको एक उदाहरण और दे देता हूं कि जैसे मैं यहां दे रहा हूं समुद्रगुप्त, नेपोलियन दे देता हूं। ये नेपोलियन क्या है, इसका पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, तो संगीतकार हुआ करता था। अब मैं एक लिख रहा हूं कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। तो मित्रों इस नेपोलियन का आरोप इसके ऊपर लगा दिया। क्या लगा दिया, आरोप। और आरोप लगाने से क्या हुआ, ये समुद्रगुप्त क्या हो गया, ये भारत का नेपोलियन है। अब समुद्रगुप्त खुद क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यहां पर बात करें तो ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ये जो इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है, यानी नेपोलियन क्या है,
तरह से ये एक जातिवाचक संज्ञा हुई। तो मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और समझिए। फिर हम मिलते हैं कल वाले अगले संज्ञा के भाग 2 में। वाक्य को अंत तक देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।